अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपना यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। देखें बच्चे, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को हम कहते हैं उस सरफेस का फ्लक्स। ठीक है, बाय डेफिनेशन तो यही होता है। उसके बाद जो अगर बात करें फ्लक्स के फार्मूला की, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा के, जिसको आप बी डॉट ए भी कह सकते हैं। और ये जो थीटा है, ये एंगल है किस किस के दरमियान। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये एंगल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम की सूरत में होगा, मिनिमम की सूरत में होगा। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स की। मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है, तो फ्लक्स मैक्सिमम की सूरत में होगा। हम देख लेते हैं जी। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से गुजर रही हों और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के सामने इस तरीके से कोई सरफेस मौजूद हो, ठीक है, तो इसका वेक्टर एरिया किस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हमें पता है कि सरफेस का जो वेक्टर एरिया होता है वो नॉर्मल टू सरफेस होता है। तो ये आपके सामने वेक्टर एरिया है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, वो तो आपके सामने कितना है जी, 0 डिग्री। ठीक है, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है। सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, और इस सूरत में अगर आप वैल्यूज पुट करें, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू बी ए यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स किस कंडीशन में होगा, अगर सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो और उसका जो वेक्टर एरिया है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो, तो फ्लक्स क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। अब बात कर लेते हैं मिनिमम फ्लक्स की। तो मिनिमम फ्लक्स किस कंडीशन में होगा, ये आपको जो है अंदाज़ा हो गया होगा तकरीबन। अगर ऐसा हो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से पास कर रही हैं, ठीक है, और एक सरफेस जो है वो मौजूद है यहाँ पे, जो किस तरीके से इसके सामने पड़ी हुई है। ये देखें, ये सरफेस है। तो अगर ये सरफेस है तो सरफेस का एरिया किस तरफ होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो सरफेस तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान क्या एंगल है, वो तो 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका फ्लक्स हम निकालें तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज 90 डिग्री। तो फ्लक्स आ जाएगा यहाँ पे 0 यानी कि मिनिमम। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और अगर किसी भी एंगल पे मौजूद हो तो वो आप फार्मूला देख चुके हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर कोई भी एंगल हो 90, 180 या 0 ना हो तो फिर बी ए कॉस थीटा लग जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्लक्स के यूनिट्स की। इसके यूनिट्स क्या क्या होंगे और उनको आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे। तो चूंकि फ्लक्स जो है वो बराबर है फाई इज इक्वल टू बी ए के, ठीक है, तो फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर होता है। ठीक है जी, फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। और अगर इसके फार्मूले के लिहाज से इसका यूनिट निकालें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को मज़ीद कन्वर्ट करें तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर भी होता है इसका यूनिट। इसी के साथ साथ इसका यूनिट जाउल पर एम्पेयर भी होता है। ठीक है, तो एक और इसका यूनिट होता है जिसको मैक्सवेल कहते हैं। तो जो मैक्सवेल है, 1 वेबर इज इक्वल टू
10⁸ मैक्सवेल। तो मैक्सवेल भी इसका यूनिट है और कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। इसी को बेसिकली हम तीन नामों से पुकारते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको तीन नामों से पुकारा जाता है, शायद मैंने पहले भी बताया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी, मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी भी कहते हैं, इसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इंडक्शन, ठीक है। इसी के साथ साथ इसी को फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। अगर फ्लक्स डेंसिटी का इस लिहाज से यूनिट निकाला जाए वेबर के लिहाज से तो वो क्या होगा, यहाँ पे अब हम फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं, याद रखना। तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है इसका क्या यूनिट होगा, ठीक है। B इज इक्वल टू क्या होगा, φ/a। फाई क्या है जी, वेबर, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट होगा किसका जी, मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला का। और ये जो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है ये बराबर होगा किसके जी, 1 टेस्ला के। और 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, जो इसका एक और यूनिट होता है 10⁴ गॉस के। तो ये गॉस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं रिंग की। रिंग की कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से वेरी करेगा। तो बात कर रहे हैं रिंग के डिफरेंट कंडीशन की, रिंग्स की, क्योंकि इस तरीके के सवालात आते हैं आपके पास। रिंग्स, तो अगर एक रिंग है कुछ इस तरीके से मौजूद है, तवज्जो करनी है, ठीक है। ये रिंग है और इस रिंग का हमें पता है कि जो एरिया है वो नॉर्मल टू सरफेस है। फर्ज कर लें ये एरिया है, ये अगर एरिया है और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें से जो पास कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसका जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो क्या होगा जी, चेंज इन फ्लक्स 0 होगा यहाँ पे, और फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। यहाँ हम कहेंगे इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल देखें क्या बन रहा है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं रिंग की। अगर रिंग कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, और रिंग का जो एरिया है वो तो अभी भी ऊपर की तरफ ही है, ठीक है जी। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो भी इस तरीके से पास कर रही है इससे। अब क्या होगा फ्लक्स, अब फ्लक्स होगा φb इज इक्वल टू b और a, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा जी यहाँ पे, πr²। बी ए होता है ना, तो एरिया हमने πr² पुट कर दिया है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो, ठीक है, और एरिया ऑफ कॉइल भी वेरी कर रहा हो, ठीक है, तो उसका जो है आप चेंज इन फ्लक्स या फ्लक्स कैसे निकालेंगे ज़रा देखें। तो कंसीडर कर लेते हैं आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे मैं इन केसेस को नाम दे देता हूँ ताकि याद रहे। केस 1 है, केस 2 है। ये बेसिकली टोटली क्वेश्चन बेस में आपको सवाल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्विंग हमारी अच्छी हो जाए। तो ये आपके सामने आपने अप्लाई कर दिया जी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही एक सरफेस जो कि रिंग है वो मौजूद है। तो कंसिडर कर लें ये रिंग है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो, इफ बी वेरी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो और एरिया ऑफ कॉइल भी वेरी कर रहा हो, ठीक है, तो उस सूरत में जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो देखें हम निकाल लेते हैं। वो होगा जी डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ए, ठीक है, या डेल्टा बी ए भी कह सकते हैं क्योंकि चीज़ वेरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा फाई
इज इक्वल टू बी, और एरिया क्या है जी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कॉयल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो एन बी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एन भी साथ लगा देंगे आप इसके। तो ये एक केस हो गया हमारे पास। अगर आप बात कर ले एक कह दें कि स्क्वायर लूप की, फोर्थ केस, अगर आप बात करें एक स्क्वायर लूप की, यानी ये आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ये जी मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने इसके दरमियान में क्या रखा है, एक स्क्वायर लूप रखा है, पहले सर्कुलर रिंग था। ठीक है, तो स्क्वायर लूप के लिए क्या होगा जी, फ्लक्स, फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू बी ए, और फाई इज इक्वल टू बी, और एरिया यहाँ पे जो है वो स्क्वायर लूप या आपके सामने रेक्टेंगुलर लूप हो तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इस तरीके से आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये एक मैग्नेट की वजह से अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहे, ठीक है, जो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से निकालना चाह रहे हैं, वो कितना होगा, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। फिफ्थ केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंसिडर कर लिया कि एक मैग्नेट है, कुछ इस तरीके से है, बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आपको पता है कि अगर इस तरीके से रिंग एक मौजूद है इसके गिर्द, ये देखें, ठीक है, अब ये रिंग इसके गिर्द मौजूद है। अब आपको पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो निकलती हैं और कहाँ पे दाखिल होती हैं जी, साउथ में आके दाखिल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फ्लक्स होगा, अगर हम उसको कंसीडर कर लें पॉजिटिव, तो जाहिर है ये जो नीचे वाला है जहाँ पे ली इंटर हो रही हैं, वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और चेंज इन फ्लक्स किस क्या होगा जी, यहाँ पे ज़ीरो। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स जो नेट फ्लक्स होगा इसका, वो क्या होगा, ज़ीरो, डाईपोल के केस में। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलें स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर किसी जगह पे आपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज जाता है तो होता क्या है, फर्ज कर लें इसमें एक चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एंटर होता है तो किस तरफ, ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, और अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज एंटर होता है तो किस तरफ मुड़ जाता है, नीचे की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, यानी अपना जो हेलिकल पाथ है वो अडॉप्ट कर लेते हैं जब चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव कराएं किसी कंडक्टर को, तो कंडक्टर में भी तो अपने चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। अब इसमें मैं एक कंडक्टर को मूव करवा रहा हूँ, तो फर्ज कर लें ये कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कंडक्टर को अगर मैं इस तरह राइट साइड पे मूव कराता हूँ और ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो मौजूद हैं। तो होगा क्या कि जब ये कंडक्टर यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो इस कंडक्टर में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इस बात के तहत क्या होगा, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ आ जाएंगे। उसके नतीजे में होगा क्या, ज़रा देखें, ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे इस कंडक्टर में, और नीचे की तरफ कौन से चार्जेस जी, नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे। इसके नतीजे में क्या होगा कि इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे क्या पैदा हो गया जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ।
और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस वजह से पैदा हुआ है, वो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने की वजह से पैदा हुआ है। यानी जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उससे पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होती हैं। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होती हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें करंट पैदा हो जाए तो इस सर्किट को हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। इस सर्किट को कैसे कंप्लीट करेंगे, इस सर्किट को हम कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से, जो आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम होगी, ज़रा देखें। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टर को मूव कराया। कंडक्टर किस तरीके से मूव कराया कि यहाँ पे दो कंडक्टिंग रेल्स मौजूद हैं, यहाँ पे दो कंडक्टिंग रेल्स मौजूद हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर कंडक्टर मौजूद है, ये कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर को आपने मूव कराया और कंडक्टर को मूव कराने से इसके ऊपर वाले हिस्से पे जो है वो पॉजिटिव और नीचे वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज आ गए, अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अगर इसमें करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो आपको ये सर्किट मुकम्मल करना पड़ेगा। सर्किट कैसे मुकम्मल करेंगे, यहाँ पे लाके इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें। अब सर्किट क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें पैदा होना शुरू हो जाएगा। वो जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, वो जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा होगा वो उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है जी, उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट तभी इसमें से प्रोड्यूस होगा जब सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उसके अलावा प्रोड्यूस नहीं होगा। वो कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा और उसको हम कहेंगे जी ये इंड्यूस्ड करंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंड्यूस करंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यानी हाउ टू इंक्रीज इंड्यूस करंट, हाउ टू इंक्रीज इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो इसके तीन मेथड हैं, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। पहला क्या है जी, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ज़्यादा होगा इंड्यूस करंट। दूसरा जी कि अगर आप इस कंडक्टर को फास्टर मूव कराएं, मूव फास्टर, तो जितना ज़्यादा फास्टर मूव कराएंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा और उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तीसरा जी कि लूप को अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स उसकी ज़्यादा बढ़ा दें, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप ये कर दें तो भी इंड्यूस करंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोशनल ईएमएफ, जो कि खैर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक डेफिनेशन ही बता दूंगा। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ कौन सा होता है, वो ईएमएफ जो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने की वजह से पैदा होता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा हुआ था वो मोशनल ईएमएफ था। ठीक है, मोशनल ईएमएफ किस वजह से होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की मोशन कहाँ पे जी, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वो जो मोशनल ईएमएफ होता है उसका जो फार्मूला है आपके सामने आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो VBL साइन थीटा है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल है थीटा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव साइन है ये लेंज़ेस लॉ में हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि जिस चेंज की वजह से ये ईएमएफ पैदा हुआ है ये उसी को अपोज करता है। ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो ये इसको हम डिस्कस करेंगे लेंज़ेस लॉ में तफसील से। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है
कि किस किस तरीके से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं, इंड्यूस करंट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके मेथड है। तो हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। पहला मेथड देखते हैं जी, कि जिसमें अगर आपने इस तरीके से एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके पास यहाँ पे साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में आपने क्या किया जी, एक कंडक्टर को मूव कराना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है, आपने एक कंडक्टर को मूव कराना है। ये कंडक्टर है वो, ठीक है, और इस कंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ जी, एक गैल्वानोमीटर के साथ, ताकि देख सकें इसमें इंड्यूस करंट पैदा हुआ भी है या नहीं हुआ। तो जब आप इसको मूव कराएंगे तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस लूप में, वो देखने के लिए हमें दो केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराएंगे तो कौन सा होगा जी, एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा। अगर आप इसको लेफ्ट से राइट मूव कराएं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप इसको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी ये जो लूप बना हुआ है इसके अंदर अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, अभी आप लेफ्ट से राइट ही मूव करा रहे हैं इसको, तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट होगा जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। आप देख लेते हैं दूसरा मेथड, के दूसरा कौन सा मेथड है जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा किया जा सकता है। तो दूसरा मेथड है हमारा, अगर एक बार मैग्नेट को फर्ज कर लें, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर इस बार मैग्नेट को आप मूव करा रहे हैं एक कॉइल की तरफ, यहाँ पे फर्ज कर लें वो कॉइल रखी हुई है, ठीक है, इस कॉइल की तरफ आप मूव करा रहे हैं, कॉइल कह दो या रिंग कह दो, जो आपका दिल करे। तो आपको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती हैं, निकलती हैं। अब जैसे जैसे आप इस नॉर्थ पोल को करीब लेके जाएंगे तो रिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, क्योंकि रिंग का जो है वो फ्लक्स चेंज होगा ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर करीब लेके जा रहे हैं तो पहले कम लाइंस पास कर रही होंगी, फिर ज़्यादा पास होने लग जाएंगी, और अगर दूर लेके जाएंगे तो पहले ज़्यादा लाइन पास कर रही होंगी, फिर कम लाइन पास करने लग जाएंगे। तो दोनों सूरतों में फ्लक्स तो चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट भी होगा। लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा थोड़ा सा। तो डायरेक्शन के फर्क को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसके भी दो केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप क्या करें, राइट से लेफ्ट मूव करा रहे हैं किसको जी, नॉर्थ पोल को। याद रखना, आप नॉर्थ पोल को रिंग के करीब लेके जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं। ठीक है, या इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की निस्बत मैं लिख लेता हूं, मूव क्लोजर, मूव क्लोजर टू रिंग। अगर आप करीब लेके जा रहे हैं रिंग के नॉर्थ पोल को, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर आप इसको लेके जा रहे हैं मूव बैकवर्ड, दूर लेके जा रहे हैं, मूव बैकवर्ड, तो जो इंड्यूस करंट पैदा होगा उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगी। ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब तीसरा मेथड देखते हैं क्या है जी। तीसरा जो मेथड है वो आपके सामने, अगर एक कॉइल जो है उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दें। ठीक है, फर्ज कर लें ये कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल को आपने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपके सामने जी बैटरी से, ठीक है, और इस कॉइल को जो आपने बैटरी से कनेक्ट किया है, इसके साथ साथ आपने एक रियोस्टेट से भी कनेक्ट करना है, जिसको वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रियोस्टेट ज़रा सेट कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको एक रियोस्टेट से भी कनेक्ट करना है। ये रियोस्टेट का तीसरा टर्मिनल है जो कि होता है, तो यहाँ पे एक रियोस्टेट हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये जो कॉइल है इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। इसको क्या कहते हैं जी, प्राइमरी कॉइल।
ऐसी कॉइल जो बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं। यानी इसमें करंट फ्लो करना है, ठीक है। और इसी के साथ एक और कॉइल रखी हुई हो यहाँ पे जो बैटरी के साथ कनेक्टेड ना हो, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कनेक्टेड हो जी, गलवानोमीटर से, ताकि देख सके इसमें करंट है या नहीं। अब क्या होता है कि जब आप इस कॉइल से करंट को पास करेंगे, ये तो मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा, इसका एक पोल नॉर्थ और दूसरा साउथ होगा, और किस तरफ नॉर्थ होगा किस तरफ साउथ होगा वो सोलेनॉइड में मैं बता चुका हूँ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे यहाँ से। अब अगर आप इसका करंट चेंज करें, इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो निकलने वाली वो भी चेंज होगी, और वो लाइंस जब इस वाली कॉइल से यानी सेकेंडरी कॉइल से वो पास करेंगी तो क्या होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन उसकी होगी, अगर आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं रियोस्टेट की मदद से, रेजिस्टेंस कम करके, इफ करंट इंक्रीजेस, अगर करंट इंक्रीज कर रहा हो तो जो सेकेंडरी कॉइल का करंट है, जो इंड्यूस करंट है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर आप क्या कर रहे हो, करंट को, जो कि प्राइमरी कॉइल का करंट है, आईपी लिख देता हूँ, अगर आप प्राइमरी कॉइल के करंट को डिक्रीज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, तो सेकेंडरी कॉइल का जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है। चौथा मेथड जो है, आप देख सकते हैं कि चौथा मेथड जो है वो, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करें तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम बना लेते हैं डायग्राम। तो कंसीडर कर लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। फर्ज कर ले ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो आपने क्या किया हुआ है, यहाँ एक कॉइल कनेक्ट की हुई है, और इस कॉइल को आपने क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट कर देना। ये ले, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब क्या होगा, अगर आप इसके दरमियान में कोई कंडक्टर रख देते हैं और उसको गलवानोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगा। करंट फ्लो किस सूरत में होगा, अगर आप ये जो कॉइल आपने कनेक्ट की हुई है बैटरी के साथ, इस कॉइल का आप क्या करें, इसमें से करंट को चेंज करें, उस सूरत में फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा जी, इंड्यूस करंट, ये जो सेंटर में आपके पास कंडक्टर सी पड़ा हुआ है इसके अंदर पैदा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर करंट को इंक्रीज करें तो जो कॉइल में करंट पैदा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इफ आई इंक्रीजेस, अगर आप कौन सा करंट, ये जो करंट यहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा, तो उसकी वजह से कंडक्टर का करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो आई जो कॉइल में है उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप क्या करें, करंट को डिक्रीज करें, इफ आई डिक्रीजेज, तो उस सूरत में क्या होगा कि कॉइल का जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक टेबल के ऊपर, जिसमें हमने देखना है कि जो है डिफरेंट क्वांटिटीज़ का फार्मूला क्या है, उनका सर्किट, कौन सा सर्किट हो तो वो मेजर की जा सकती हैं, और रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंस देखनी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसका फार्मूला फेराडेज लॉ के थ्रू क्या है, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और ओपन और क्लोज दोनों सर्किट में जो है ये मेजर किया जा सकता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इंड्यूस करंट की बात करें तो इंड्यूस करंट जो है उसका फार्मूला है ई इज इक्वल टू आई आर, ई इज इक्वल टू माइनस एन ओवर आर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये आर पे डिपेंड करता है, और ये सिर्फ क्लोज सर्किट में ही मेजर किया जा सकता है क्योंकि ये इंड्यूस करंट है। तो इंड्यूस चार्ज की बात करें तो माइनस एन ओवर आर डेल्टा फाई, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कहेंगे कि क्लोज सर्किट में ही ये मेजर किया जा सकता है, और हाँ ये डिपेंड करता है किस पे जी, चार्ज पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पावर की। पावर इज इक्वल टू ई स्केयर ओवर आर या वी बी एल स्केयर ओवर आर होती है, और ये ओपन और क्लोज दोनों सर्किट में मालूम की जा सकती है, और ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, वो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है
वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। तो ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन कह रहा है कि ये जो चेंज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इट अपोजेस द चेंज, चेंज विच कॉजेज टू प्रोड्यूस इट। जिसने इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा किया है उसी चेंज को ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, जो है अपोज करेगा। तो चलें देख लेते हैं कि अगर हम डिस्कस करें इसके डिफरेंट ग्राफ्स को, यानी फ्लक्स और टाइम का ग्राफ, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें मिलेंगी। तो बात कर रहे हैं पहले फ्लक्स और टाइम के ग्राफ की। ये देखें, ये एक ग्राफ है फ्लक्स और टाइम के दरमियान, ठीक है। अब देखें, अगर फ्लक्स जो है वो टाइम के लिहाज से क्या हो जी, कांस्टेंट हो, यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, फ्लक्स जो है वो टाइम के लिहाज से क्या हो, कांस्टेंट हो। देखें ना, फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो तो ईएमएफ तो पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के बराबर है, डेल्टा फाई यानी चेंज इन फाई। तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा हो यूनिफॉर्म रेट पे, फ्लक्स जो है वो इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, देखें फ्लक्स इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे कि अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा हो यूनिफॉर्मली, इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, तो ईएमएफ तो पैदा होगा, लेकिन क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, फ्लक्स पॉजिटिव है, फ्लक्स पॉजिटिव है तो आपका ईएमएफ का जवाब तो नेगेटिव आएगा। तो आपका जो ईएमएफ होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये याद रखना है, नेगेटिव कांस्टेंट होगा। अब बात कर लेते हैं एक और ग्राफ की, कि जिसमें अगर ऐसा हो कि फ्लक्स जो है आपका वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा हो। ये देखें, अगर फ्लक्स आपका क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा हूँ, तो उस सूरत में जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ क्या होगा, रहेगा तो कांस्टेंट। ईएमएफ क्या होगा जी, रहेगा तो कांस्टेंट, लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। पॉजिटिव कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो फ्लक्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और आपका जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा। अब चंद मज़ीद ग्राफ्स को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्लक्स और टाइम के ग्राफ, और इसी के लिहाज से आप ईएमएफ के ग्राफ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चले देखते हैं पहले फ्लक्स और टाइम का ग्राफ। फाई टी ग्राफ्स, फाई टी ग्राफ्स के साथ साथ ही हम ईएमएफ टाइम ग्राफ को भी डिस्कस करते जाएंगे, यानी एक ग्राफ को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी देखते जाएंगे। तो चलें देखते हैं, पहले फाई टी ग्राफ बनाते हैं। तो फाई टी ग्राफ की अगर बात करें तो फर्ज कर लेते हैं ये ग्राफ है, कौन सा है जी, जिसमें फाई कांस्टेंट हो। हम इसको देख भी चुके हैं पहले, फाई क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है, फाई कांस्टेंट। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ईएमएफ के लिए। इसके लिए जो ईएमएफ का ग्राफ होगा वो क्या होगा, आप इसको ऐसे कर लें ताकि डिस्टिंग्विश रहे दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वो ईएमएफ क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा तवज्जो करनी है आपने। ये प्लस ई है, ये माइनस ई है, और इनके दरमियान में क्या है, ज़ीरो। तो जो ईएमएफ टाइम ग्राफ होगा उसके लिए ईएमएफ क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, जिसमें जो फ्लक्स है आपका वो क्या कर रहा है जी, फ्लक्स
इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, अभी देख भी चुके हैं फाई क्या कर रहा है, पॉजिटिव और इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से, यूनिफॉर्मली। तो इसका ईएमएफ टाइम ग्राफ क्या होगा, इसका जो ईएमएफ टाइम ग्राफ होगा, उधर तवज्जो करनी है आपने, ईएमएफ टाइम ग्राफ, यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, नीचे नेगेटिव ई है, ऊपर पॉजिटिव ई है। इसका जो ईएमएफ टाइम ग्राफ होगा, चूंकि फ्लक्स पॉजिटिव है तो ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ईएमएफ जो है वो नेगेटिव होगा, लेकिन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब तीसरा ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा ग्राफ जिसमें क्या होगा जी, कि आपका जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा होगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो फाई क्या है जी, नेगेटिव और डिक्रीज कर रहा है, किस तरीके से, यूनिफॉर्मली। तो इस सूरत में क्या होगा जी, इस सूरत में आपका जो ईएमएफ टाइम ग्राफ है वो देखें किस तरीके से बनेगा। ऊपर प्लस ई है, नीचे माइनस ई है, ये ज़ीरो लाइन है। ठीक है, और जो ग्राफ है आपका वो ईएमएफ का क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव होगा और क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपने याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि क्या है जी, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस। जिस कॉज की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है वो इसी को अपोज करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, चलें। इंड्यूस करंट is always directed such as to oppose the change which produces it। जिस कॉज की वजह से ये पैदा होता है इंड्यूस करंट, उसी चेंज को ये क्या करता है, अपोज करता है। तो उसको हम समझ लेते हैं, कैसे समझना है जी, कंसीडर कर लेते हैं एक रिंग है। ठीक है जी, कंसीडर कर लिया कि एक रिंग है, ये रिंग है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करना है। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल जो है वो ऊपर की तरफ होगा और साउथ पोल की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा हूँ, ये रिंग है, ये रिंग है, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो करंट, तो इसका जो ऊपर वाला पोल है वो क्या होता है, साउथ, और नीचे वाला क्या होगा, नॉर्थ। बस ये आपने याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कुछ, कि कैसे ये लेंजेस लॉ जो है वो ऑपरेट करता है। चलें, तो फर्ज कर लेते हैं आप एक मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, किसकी तरफ जी, एक रिंग की तरफ। फर्ज कर ले ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ, और इसको आप लेके आ रहे हैं किस तरफ जी, एक रिंग की तरफ। ये नीचे रिंग है,
और मैं पहले बता चुका हूं, जब नॉर्थ पोल को आप क्लोजर मूव करा रहे हो रिंग के, तो करंट किस डायरेक्शन में होता है? करंट फिर पैदा हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा हुआ तो ये जो रिंग है इसका ऊपर वाला पोल क्या बन गया? नॉर्थ, और नीचे वाला क्या बन गया? साउथ। अभी देख के आए हैं। अब जब नॉर्थ और साउथ बन गया तो चूंकि अभी हम साउथ पोल को नीचे की तरफ ला रहे हैं, सॉरी, तो इसको हम ज़रा ऑपोजिट कर लेते हैं। साउथ वाला केस जो है वो नेक्स्ट वाला बता देंगे। ये देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को आप क्लोजर लेके आ रहे हैं रिंग के, तो जो रिंग का ऊपर वाला पोल है वो नॉर्थ बन जाएगा और नीचे वाला साउथ बन जाएगा। और इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा वो आपको पता है जी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखें, नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने आ गए तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। हालांकि हुआ क्या है कि नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को आप जब इसके करीब लेके आ रहे थे रिंग के, तो उस वजह से ही तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ था। लेकिन इंड्यूस करंट ने अपनी डायरेक्शन ऐसी ली कि उसका ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ बन गया, तो ये उसको रिपेल कर रहा है, यानी उसी चेंज को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। अब हम इसी का दूसरी जो है एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि जिसमें अगर आप नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो देखें जी, ये वही रिंग है, ठीक है, और इस रिंग से अब आप ये जो मैग्नेट है इसको दूर लेके जा रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पहले इसको करीब लेके आ रहे थे, अब इसको दूर लेके जा रहे हैं। जब दूर लेके जाते हैं तो मैंने आपको बताया था करंट किस डायरेक्शन में होता है? फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट पैदा होता है तो इसका ऊपर वाला पोल क्या बन जाएगा? साउथ, और नीचे वाला नॉर्थ। अब इसके दूर जाने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो रहा था जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, और उसकी वजह से ऊपर साउथ और नीचे नॉर्थ पोल बन गया। अब ये क्या करेगा? नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जिस चेंज की वजह से ये पैदा हो रहा था उसी चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये आपका जो है वो लेंज़ेस लॉ है, उसकी जो है वो एग्जाम्पल है। तो चंद एक मज़ीद यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिहाज से। देखें जी, यहाँ पे हम रिंग्स वाली एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन आता है आपका बेसिकली, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं जी पहली सिचुएशन, जिसके अंदर क्या है कि फ़र्ज़ कर लें ये आपकी अर्थ है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये मैग्नेट है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल। आप क्या कर रहे हैं? इस मैग्नेट को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, जबकि इसके रास्ते में एक रिंग मौजूद है इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो मैग्नेट आ रहा होगा जिसने रिंग के अंदर से पास करके जाना है, तो इसका एक्सेलरेशन आया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा? देखिए, जब इसका नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा होगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा जो इसके नीचे आने को अपोज करेगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो कॉइल है इसके ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ और नीचे वाला साउथ बन जाएगा। जब इसको अपोज करेगा तो अपने अंदर से पास होने से रोकेगा, यानी इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो होगी, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी से जो तब फॉल करता ना जब ये फ्रीली फॉलिंग कर रहा होता, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब हम बात कर लेते हैं एक और इसी तरह के एमसीक्यू की, जो कि आपके जो है पेपर में भी आता है। देखिए, यही नॉर्थ और साउथ पोल हैं, ठीक है, मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अब जो रिंग है वो कुछ इस तरीके से है ये। अब क्या होगा? अब ये होगा कि देखें, सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है, और हम बता चुके हैं कि सर्किट क्लोज हो तो इंड्यूस करंट होता है। यहाँ पे सर्किट क्लोज ही नहीं है, इंड्यूस करंट पैदा ही नहीं होगा, और ये जिस एक्सेलरेशन से आ रहा था उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, यानी ए इज इक्वल टू जी से।
अब तीसरा एक नॉर्मल सा केस है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नॉर्थ और साउथ पोल नीचे की तरफ आ रहे हैं, कोई रिंग वगैरह नहीं रखा हुआ, तो भी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही इनका एक्सेलरेशन होगा। तो ये तीनों केसेस आपने याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक पेंडुलम की तरह एक बॉल जो है ना आपने सस्पेंड की हुई है, ठीक है। दूसरा केस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो तवज्जो करनी है ज़रा आपने। ये एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट के साथ एक आपने क्या किया, इस तरीके से एक रिंग जो है वो सस्पेंड कर दिया, एक कॉइल है ये, ठीक है। और इसके करीब आप क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको करीब लेके आ रहे हैं। तो इसको करीब लाने की वजह से इसमें किस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ पोल को करीब ला रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से कॉइल का ये वाला पोल नॉर्थ बन जाएगा, ये वाला पोल साउथ बन जाएगा, और क्या होगा, रिपेल होगा। तो इस तरह का भी सवाल आता है। तो ये क्या होगा, रिपेल होगा, और ये दूर जाने की कोशिश करेगा, ये जो आपने सस्पेंड किया होगा कॉइल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। ये नेक्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि उसी तरीके से एक कॉइल सस्पेंडेड है, ये कॉइल है, ठीक है। और इस कॉइल की से आप क्या कर रहे हैं, ये जो बार मैग्नेट है इसको दूर लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब आप क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो कॉइल का ये वाला जो पोल है ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली, क्योंकि अपोज करना है ना इसका काम। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम थर्ड कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले देखते हैं। ये देखें जी, थर्ड कंडीशन या थर्ड केस यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं। तो देखें कि फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे ये एक रिंग है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट को ऊपर से आप ड्रॉप कर रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस तरह आप ड्रॉप करेंगे तो आप ये चीज़ तो पहले भी देख चुके हैं कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा हो जाएगा, और इसका एक पोल जो है ऊपर वाला वो नॉर्थ और नीचे वाला साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, और इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा ना इस रिंग में, वो नेगेटिव ई होगा। नेगेटिव ई क्यों होगा, क्योंकि इसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब नीचे आते आते क्या हुआ कि ये इसके सेंटर में आ गया, ठीक है। ये आपका रिंग है, और इस रिंग के अंदर आ गया ये जो मैग्नेट आपका, ये मैग्नेट अब आ गया इसके अंदर। अब क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब क्या सिचुएशन बनेगी जब ये इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं आपको ये कंडीशन बता चुका हूं कि रिंग के अंदर जब नॉर्थ और साउथ पोल आ जाए, मैग्नेट पूरा रिंग के अंदर आ जाए, तो जितना इनवर्ड फ्लक्स होता है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होता है, ठीक है। तो इनवर्ड जितना आपका फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा, क्योंकि नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में दाखिल हो रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा, आपका जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, जीरो, जब वो इसके अंदर आ चुका होगा। अब जब वो इससे बाहर निकल गया, नीचे आते हुए इससे क्या किया उसने, बाहर निकल गया, तो अब वो यहाँ पे आ गया, साउथ और नॉर्थ पोल, ये साउथ है, ये नॉर्थ पोल है। अब वो इससे बाहर निकल गया, यानी नीचे की तरफ आ गया। तो इस सूरत में क्या होगा जी, इस सूरत में अब क्या जी, इस सूरत में क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तवज्जो करनी है आपने।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाने की वजह से इसका ऊपर वाला पोल जो है वो साउथ और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्या है कि फ्लक्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अब जब फ्लक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ये जो कंडीशन हमने पढ़ी है इसी का अगर ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ज़रा तवज्जो करनी है। तो ग्राफ इसका हम बना रहे हैं, देखें जी, ईएमएफ है, ठीक है, प्लस ई और माइनस ई, ये प्लस ई है, ये माइनस ई है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा इसका। पहले क्या था, हमने देखा नेगेटिव ई था, मैक्सिमम नेगेटिव ई हुआ, फिर ज़ीरो हुआ कुछ देर के लिए, और फिर क्या हुआ, प्लस ई, और फिर मैक्सिमम हुआ। ठीक है, इस तरफ क्या था, नेगेटिव ईएमएफ था लेकिन पॉजिटिव फ्लक्स था। ठीक है, और ऊपर क्या था, पॉजिटिव ईएमएफ था, नेगेटिव फ्लक्स था। ये आपने याद रखना है। अब हम इसका क्या कर लेते हैं जी, फोर्थ केस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि लास्ट केस है, फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या करना है, अब हमने रिंग को ड्रॉप करना है ऊपर से, पहले मैग्नेट ड्रॉप हो रहा था ना, तो अब रिंग की बात कर लेते हैं कि फर्ज कर लें ये रिंग है। ठीक है, और रिंग को आपने क्या किया, ड्रॉप किया किसके ऊपर जी, मैग्नेट के ऊपर। यहाँ पे मैग्नेट मौजूद है, और मैग्नेट का जो है ये ऊपर वाला पोल जो है नॉर्थ है और ये साउथ। जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो बात वही है कि करीब आ रहा है ना, तो जब करीब आ रहा होगा तो क्या होगा जी, इसमें आपका ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये वाला पोल क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि क्या है जी, अगर इस तरीके से रिंग मौजूद हो, ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेट रखा हुआ है ये उसका साउथ पोल हो और ये उसका नॉर्थ पोल हो। अब अगर इस तरीके से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है तो क्या होगा जी, लेंज़ेज लॉ की वजह से इस रिंग के ऊपर यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ, क्योंकि रिपेल करेगा, इसको अपोज करना होता है इसने। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और केस की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो लास्ट केस बन जाएगा हमारा। इसको मैं कह देता हूँ केस नंबर 5। ठीक है, तो केस नंबर 5 जो है, ज़रा तवज्जो करनी है आपने। इसमें हमने क्या करना है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल को आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ जी, एक बैटरी के साथ। ठीक है, और इस कॉइल के करीब आप लेके जा रहे हैं एक आयरन को। आपने आयरन कोर जो है इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर इंटर कर देना है। ठीक है, आयरन कोर इंटर कर देना है आपने इसके अंदर, आयरन कोर इंटर करना है, और साथ क्या मौजूद है, यहाँ पे एक रिंग जो है वो सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आयरन कोर को यहाँ पे इंटर कर दिया जाए तो कॉइल जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगी। अगर आयरन कोर को आप इंटर कर दें, आयरन कोर एंटर्ड, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉइल जो है मूव किस तरह मूव कर जाएगी, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अगर आयरन कोर निकाल लिया जाए, आयरन कोर रिमूव्ड, अगर इस आयरन कोर को निकाल लिया जाए तो फिर कॉइल किस तरफ मूव करेगी, कॉइल विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये आपने याद रखना, ये हमारा लास्ट केस था।
तो इसके हवाले से अगर कोई सवालात हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।